हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो टॉप 100 बेस्ट 100 एमसीक्यू उसके बाद पार्ट नंबर 2। आप सभी को याद होगा लास्ट नाइट हमने पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया था, टॉप 20 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट 20 एमसीक्यू हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। होप सो आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, पार्ट नंबर 1 देखा होगा। अगर अभी भी आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आपको आई बटन में प्रोवाइडेड है, आप उधर से देख सकते हो। मैंने आपको कल ही बताया था कि अब हमारा टारगेट रहेगा आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के ऊपर टॉप 100 एमसीक्यू कराया जाए, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाए और एग्जाम तक आपकी बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन हो जाए। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो या कोई नया अपडेट आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते अपनी आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आप सभी को याद होगा 20 क्वेश्चन तक हमने कवर अप कर लिए हैं, तो अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात है। अब देखो, बात रही पीडीएफ की। बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ भी प्रोवाइड, पीडीएफ मैंने कब ना की भाई, पीडीएफ मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। बस 2 और 3 दिन का वेट कर लो। जैसे ये 5 सेशन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, 100 एमसीक्यू आपके कवर अप हो जाते हैं, ये कंपाइल्ड पीडीएफ विद आंसर की आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन नंबर की बात हो रही है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जीपीपी और एनपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन और आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। कहता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन किसके बराबर है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन आप सभी को बता दूं, अगर आप उसके ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में से जो रेस्पिरेशन लॉस है, रेस्पिरेशन के कारण जो लॉस होता है एनर्जी का, वो आप जब माइनस करते हो दैट विल बी योर एनपीपी। तो 21 का आंसर आ जाता है डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इफ फिश इन ए रिवर। देखो, थोड़े से फैक्चुअल कंसेप्शनल क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, तो उनका आंसर आप ध्यान से देना, परख के देना। मेरा मेन टारगेट यही होता है कि आप तक हर एक पॉइंट पहुंचाया जाए, आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, जब आपके सामने एग्जाम आए आप उसे आसानी से आंसर दे सके। कहता है अगर एक फिश जो है रिवर में डाई हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, व्हाट मे हैपन टू अ रिवर इकोसिस्टम। रिवर इकोसिस्टम को क्या इफेक्ट होगा। पहले बोलते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम विल बी इफेक्टेड इन सम वे। द ऑर्गेनिज्म दैट ईट फिश विल रिप्रोड्यूस फास्टर। अब देखो, पहले बी ऑप्शन तो सीधे ही कैंसिल है भाई, उनको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। जो ऑर्गेनिज्म फिश को खाते थे उनको फिश मिलेंगी नहीं खाने को, तो वो जिएंगे कैसे। और ये तो कह रहे हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे फास्टर, तो ये तो कोई सेंसिबल बात ही नहीं है। तो बी ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल है। सी ऑप्शन की बात करते हैं, ऑल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम दैट रिलाई ऑन फिश फॉर फूड विल स्टार्व एंड डाई। ये इसको भी थोड़ा साइड पे रखते हैं। डी ऑप्शन, द एबायोटिक फैक्टर्स बट नॉट द बायोटिक फैक्टर्स इन द इकोसिस्टम विल चेंज। तो डी ऑप्शन में कहता है सिर्फ और सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स को ही इफेक्ट पड़ेगा, बायोटिक वालों को नहीं पड़ेगा। जो आपके नॉन लिविंग फैक्टर्स है उन्हीं को इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बायोटिक जो लोग फिश जो ऑर्गेनिज्म फिश पे डिपेंड है वो उनको तो जरूर इफेक्ट पड़ेगा, और जो उनके ऊपर डिपेंड है उन्हें भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। हमारे पास ऑप्शन बचता है ए और सी। ठीक है, ए और सी ही बचता है। तो इसका आंसर कैसे देना है, तो ध्यान से समझा करो। सी ऑप्शन का आंसर ही ए में छुपा हुआ है। कह रहा है सभी के सभी ऑर्गेनिज्म इफेक्ट होंगे। हाँ जी सर, सभी के सभी इफेक्ट होंगे, क्योंकि एक प्रॉपर फूड चेन चलती है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, ये आपकी एक फूड चेन है। अगर ए की डेथ हो जाती है तो बी क्या खाएगा, ऑब्वियसली बात है बी भी मर जाएगा। बी की भी ऐसा ऐसा जो आप कह सकते हो कि उसका जो नंबर्स हैं वो कम होने बैठ जाएंगे। जब उसका नंबर कम होने बैठ जाएगा ऑटोमेटिकली इट विल इफेक्ट सी। तो मतलब सभी के सभी ऑर्गेनिज्म विल बी इफेक्टेड। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम विल बी इफेक्टेड इन सम वे। कोई ना कोई आपका असर पड़ेगा, तभी कहा जाता है बचाइए। सेव टाइगर सेव लाइफ भी पहले चला था। ठीक है, कैंपेन। अब आप सब कह रहे होंगे सर टाइगर क्यों बचाना। देखो, हर एक स्पीशीज जरूरी है। अगर आप एक स्पीशीज को भी खत्म कर दोगे हमें भी इफेक्ट होगा, हर एक स्पीशीज को इफेक्ट होगा। आगे बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इजी है। मेरा मेन टारगेट यही है कि आपको सिखाया जाए आपने एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करने हैं। व्हाट इज द करेक्ट फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, नीचे आपको फूड वेब दिख रहा है, साइड पे आपको इमेज दिख रही होगी, ये इमेज है। इसमें करेक्ट फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, DCA। ठीक है, एरो को देखिए ध्यान से, DCA। ऐसा कोई एरो ही नहीं बन रहा सर, कोई अता पता ही नहीं, ऐसे ही बना दिया ना DCA। अगला बोलते हैं ACD। ए हमारा आ गया ये ACD, C से D तक कोई एरो ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। BAF, BA
सी कहां पे गया, बी ए एफ सी भी तो आना चाहिए था पहले, फिर एफ होता, तो ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन आप देख सकते हो, ए सी एफ, ए को सी ने खाया, सी को एफ ने खाया, तो ये आपका करेक्ट आप कह सकते हो एनर्जी फ्लो है, तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा आसान था, लेकिन आपको हर एक तरीका सिखाना है कि कैसे आपका क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अ सिंपल डायग्राम विद एरो शोइंग ए सिंगल पाथवे ऑफ एनर्जी। ठीक है, कह रहे सिंगल पाथवे बताई जा रही है एनर्जी की, फ्लो फ्रॉम ग्रास टू रैबिट, रैबिट टू फॉक्स इज अ, ठीक है, सिंपल कह रहा है ग्रास है, पहले ग्रास को खाने वाला रैबिट है, रैबिट को खाने वाला फॉक्स है, सिंपल बताया, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल डायग्राम है। तो जो सिंपल डायग्राम होती है दैट विल बी अ फूड चेन। अगर एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम होती, थोड़े से आप कह सकते हो गुंजल टाइप पड़ जाता, जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया, ये आपका एक तरह का वेब बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं फूड वेब, तो ये आपका क्या है, फूड चेन। 25th क्वेश्चन, अ फूड चेन स्टार्ट्स विद, जो आपकी फूड चेन है वो स्टार्ट कैसे होती है? सर स्टार्ट हमारी होती है सनलाइट, जो सनलाइट होती है वो प्रोड्यूसर्स को सनलाइट प्रोवाइड करता है और उनका वो खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं और बाकी सब उसके ऊपर फीड अप करते हैं, तो यही होता है फूड चेन में। हाँ जी सर, तो जो फूड चेन है स्टार्ट कहां से होगी सर? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी, तो इसका आंसर क्या देगा? प्रोड्यूसर, ए ऑप्शन। 26, डिके इज द ब्रेकिंग डाउन और डिकम्पोजिशन ऑफ, जो डिके है, डिके सड़ जाना, तो क्या है उसे, क्या किसका साड़ देना, किसको डिके कर देना, किस तो क्या है वो? इट इज द ब्रेकिंग डाउन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मैटर, जितना भी वेस्ट मैटर है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन फॉर लाइट, न्यूट्रिएंट एंड स्पेस इज मोस्ट सर्व बिटवीन, कौन से सेशन में आपकी जो लाइट, न्यूट्रिएंट और स्पेस के बीच में जो कंपटीशन है सबसे खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा होता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग डिफरेंट निश, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग द सेम एरिया निश। निश क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक बार रिकॉल कराया था, निश आपका होता है कि आप जो आपका जो फंक्शन है इस इन्वायरमेंट में वो आपका निश कहलाता है। ठीक है, थर्ड बोलते हैं डिस्टिंक्टली रिलेटेड, डिस्टिंक्टली वाला तो पहले ही कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ऊपर दो ऑप्शन बचे, तो बी इज द राइट वन। जो ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड है ग्रोइंग द सेम एरिया निश, उसमें आपका लाइट, न्यूट्रिएंट, स्पेस में कंपटीशन बड़ा हाई लेवल का होएगा कि हाँ भाई मैं लूंगा। ठीक है, 28 क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या सही स्टेटमेंट है, क्या सही बताया जा रहा है? पहले बोलता है प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ही कम प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। नो सर, वो तो पूरे के पूरे टोटली डिपेंड है, तो ये तो कैंसिल हो जाता है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आउट नंबर्ड प्रोड्यूसर्स, मैंने आपको बताया था नंबर के टाइम पे जो आपका पिरामिड होता है वो बेस ज्यादा बड़ा होना चाहिए, उसका थोड़ा छोटा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है। ठीक है, तो जो नीचे वाले नंबर होते हैं वो ज्यादा होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, ग्रास को खाने वाला डियर, ठीक है, अगर डियर की संख्या बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रास, तो कुछ डियर ऐसे होंगे जो भूखे मर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यही चीज है, जो आपका जितना लो लेवल आपका होता है, जो लो लेवल आपका ट्रॉपिक लेवल होता है वो उतना ज्यादा होना चाहिए। तो कहता है जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो आउट नंबर होने चाहिए प्रोड्यूसर से। नो सर, ये भी नहीं, प्रोड्यूसर ज्यादा होने चाहिए। थर्ड में वही जो मेरी बात सुन ली इस क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर। यस सर, प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर से ज्यादा होने चाहिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। 29, एसिड रेन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ, तो एसिड रेन के मेन कारण क्या रहते हैं? सल्फ्रिक एसिड एंड निट्रिक एसिड रहते हैं। तो वो सल्फ्रिक एसिड और निट्रिक एसिड कब मिलते हैं? व्हेन SO2 एंड CO2 रिएक्ट विद योर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? SO2 एंड NO2। 30th क्वेश्चन, प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज, ये मैंने आपको अपने लेक्चर्स में नहीं बताया हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको इन MCQ के जरिए बताऊंगा, तो इसे आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। ये बड़ी बार MCQ पूछा गया है, बड़े वेरियस एग्जाम से पूछा गया है कि जो प्लांट्स हैं जो डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? दे आर नोन एज हेलोफाइट्स। अब इसी का एक क्वेश्चन आ गया, जो शेड में आप ग्रो करते हैं उन्हें बोलते हैं हम साइयोफाइट, इसका बी ऑप्शन। 32 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है,
बस और बस आपने थोड़ा कंसेप्ट लगाना है, जो मैंने आपको बताया हुआ। मैंने इसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं डाले कि हाँ ये है वो है, दिस इज कॉल्ड दिस, दिस इज कॉल्ड दिस, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं डाला। इनमें मैंने क्वेश्चंस इस तरह से डाले हैं कि आपको बस कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप उसका आंसर दे पाओ। तो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी, किसको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी का पिरामिड भी आपका अपराइट होता है, मतलब नीचे सबसे ज्यादा एनर्जी, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम एंड उसके बाद कम। 10% लॉ आप सभी को याद होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसपोर्ट होती है, आगे ट्रांसफर होती है। 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल्स ऑफ इकोटोन रीजन्स। आप सभी को याद होगा इकोटोन के बारे में बताया था, दैट इट इज द ट्रांसिशनल एरिया बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम, जो दो डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रासलैंड लगा लो, एक रिवर लगा लो, ठीक है, तो उनके बीच में जो इकोसिस्टम होगा ना, जैसे इधर ग्रासलैंड आ गया, इधर आपका रिवर आ गया, इसको हम बोलेंगे इकोटोन। इनके बीच वाला ट्रांसिशनल एरिया को हम क्या बोलेंगे, इकोटोन, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट इकोटोन के बारे में सही है, द बॉर्डर बिटवीन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, यस सर ये तो सही है, बिल्कुल सही है। एरिया बिटवीन ए सॉफ्ट बॉटम एंड हार्ड बॉटम मेराइन सेपरेट, ये भी आपका सही है। द बैंक ऑफ ए स्ट्रीम रनिंग थ्रू ए मीडो, मीडो और स्ट्रीम के बीच में एरिया, वो भी सही है। द एस्चुरी लाइंग बिटवीन रिवर एंड सी, तो ये भी सही है। ये चारों के चारों आपके इकोटोन रीजन्स है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर द एग्जांपल्स ऑफ इकोटोन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट इकोटोन। तो ये भी आपका इकोटोन के रिलेटेड आ गया। इट इज जोन ऑफ जंक्शन ऑफ टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, यस सर अभी आपने बताया। बोथ मैंग्रूव, ठीक है, तो कह रहे हैं बोथ मैंग्रूव फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड आर द एग्जांपल्स ऑफ इकोटोन, यस सर उसके बीच में जो एरिया आ जाएगा उससे भी हम इकोटोन में डाल सकते हैं। थर्ड बोलते हैं एज इफेक्ट। पहले आपको एज इफेक्ट मैं बताता हूं, एज इफेक्ट क्या होता है, इट इज ए टेंडेंसी फॉर इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी विद इन द इकोटोन। आप सभी को याद होगा, मैंने आपको बताया था, समझ लो ये एक इकोसिस्टम इकोटोन आ गया, एक ये आ गया इकोसिस्टम, जहां पे दो इकोसिस्टम मिलते हैं उसे हम बोलते हैं इकोटोन। अब इधर ना लार्ज वैरायटी आपको मिलती है, ये जो लार्ज वैरायटी है इसे हम बोलते हैं एज इफेक्ट। तो कहता है एज इफेक्ट अक्कर करता है व्हेन द टेरिटोरियल साइज ऑफ इकोटोन इज मच लार्जर देन द एडजेसेंट वन, मतलब ये वाले का साइज इससे बड़ा होगा। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा नहीं है। इकोटोन चाहे जो मर्जी छोटा हो, जो मर्जी बड़ा हो, बस उनके ट्रांसिशनल पीरियड को उनको हम बोलते हैं इकोटोन, और उधर जो आपका इफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं एज इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ओनली 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन। तो 34 का आंसर क्या है, बी ऑप्शन। 35, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं कि कल मतलब 15 अक्टूबर को आपको मॉक टेस्ट 2 अवेलेबल हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट 2 आप उधर दे सकते हो। मॉक टेस्ट 1 हम अभी तक दे चुके हैं, उसके एनालिसिस वीडियो भी मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो जिन्होंने अभी तक इधर रजिस्टर नहीं किया, आप हमारे ऊपर आपको आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगी, उधर से आप रजिस्टर कर सकते हो। आपको उधर प्रॉपर प्रोसीजर बताया हुआ है, आपने वेबसाइट पर विजिट करना है, उधर आपको 5 मॉक टेस्ट 100 रुपये के मिल जाएंगे अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं टॉप 100, ठीक है। तो कल बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से सोच समझ के अपनी नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, और एंड में आप इसी वीडियो के एंड में आप अपना स्कोर भी लिख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट 2-3 डेज में आपके लिए एक एनालिसिस वीडियो भी आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा क्या कट ऑफ रहता अगर आपका ये एक्चुअल एग्जाम होता। देखो मॉक टेस्ट देने का यही फायदा है, वो आपको पहले ही बता देता है आप कहां पे आपकी कमी पेशी है, आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं रहने देता। जब आपका फाइनल एग्जाम होगा, अभी आपके पास गलती की गुंजाइश होगी, उस टाइम पे नहीं होगी। आप इधर से सीख चुके होंगे कि हाँ नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल करना है। तो 35 क्वेश्चन कहता है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन, जो लिविंग थिंग्स की डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट आपको लिविंग उधर थिंग्स मिलेंगी, उधर बर्ड्स हैं, उधर आप वल्चर्स कह सकते हो, उधर आप कह सकते हो आपकी ट्रीज की बहुत ज्यादा वैरायटीज है, डाइवर्सिटी मिल रही है, बहुत तरह तरह की वैरायटी मिल रही है उधर। तो वो उसका मेन रीजन क्या होता है, ज्योग्राफी, प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, सॉइल की, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों की तीनों मेन फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 36, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी इज यूजुअली ग्रेटर नियर द, इंपॉर्टेंट वन, आप इसको स्टार कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाएगी, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इक्वेटर के आसपास सबसे ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। 37 क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन। आप सभी को बता दूं, रिसेंटली अगस्त के महीने में आपको 4 और वेटलैंड रामसर वेटलैंड्स मिली हैं, ठीक है। तो वो आपको इधर पता होना चाहिए दैट रिसेंटली 4 न्यू वेटलैंड साइट्स हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड्स
by the convention. They are situated in Haryana, Gujarat and India. In India, the two from Haryana are Bindwas Wildlife Sanctuary and Sultanpur National Park. The other two are in Gujarat, that is Thor Lake Wildlife Sanctuary and Vandwana Wetland. ये 4 रामसर साइट्स और इंक्लूड हुई है, आपने याद रखना है। पहले मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि 42 रामसर साइट्स थी, तो 42 + 4 कर लीजिए तो 46 अब आपकी रामसर साइट्स हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। तो बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रामसर वेटलैंड। तो रामसर वेटलैंड के बारे में क्या बोला है? द वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 Feb एज रामसर कन्वेंशन टुक प्लेस ऑन द सेम डे 1971। ये सब बिल्कुल सही है, आपने बताया हुआ अपने लेक्चर्स में कि 1971 में एक वर्ल्ड वाइड रामसर कन्वेंशन मीटिंग हुई थी, तो उस दिन के बाद से वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है 2 Feb को। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द रामसर साइट, ये भी सही है। नंदूर मंदमश्वर एंड केशोपर मानी आर अमंग द लेटेस्ट वेटलैंड्स फ्रॉम इंडिया एडेड टू द रामसर कन्वेंशन। अब मैं आपको बता दूं, ये जो नंदूर है ये महाराष्ट्र की फर्स्ट, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट की फर्स्ट रामसर साइट थी, जो लास्ट ईयर ही 2020 में ही 10 रामसर साइट्स जब इंक्लूड की गई थी उनमें ये एक थी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 37 का आंसर क्या रहता है? ऑल ऑफ द अबव आर द राइट वन। 38 क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज ए इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ ए स्पीशीज बीइंग यूनिक टू ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन। अगर उस जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो उधर जब एक यूनिक स्पीशीज पाया जाता है, एक यूनिक वैरायटी पाई जाती है, उन्हें क्या बोला जाता है? दैट दे आर नोन एज द एंडेमिक स्पीशीज। लाइकवाइज आई एम एंडेमिक टू J&K, मैं आपको J&K में ही मिलूंगा, कभी का बाहर घूमने चले गए तो उधर मिल जाऊंगा, ऐसे मैक्सिमम मैं इधर ही मिलूंगा, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो 39 क्वेश्चन, हाउ मैनी बायोजियोग्राफिकल जोन डज इंडिया हैव? इंडिया में कितने बायोजियोग्राफिकल जोन्स है? मैंने आपको बताया था, हमने बायोडाइवर्सिटी की आगे डिवीजन की थी, 2 रिम्स में की थी, 2 रिम के बाद 5 बायोम्स में की थी। अभी आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इंडिया कौन से 2 रिम्स में लाइक करता है। आपने उन 2 रिम्स का जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, कुछ होमवर्क आपके लिए भी, कुछ मेहनत हमारी भी, ठीक है। तो बोलता है कि बायोजियोग्राफिकल जोन कितने हैं? तो 2 रिम्स हैं, 5 बायोम्स हैं, 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं एंड 25 बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस हैं। मैंने आपको ये सब कुछ बताया हुआ है। तो बायोजियोग्राफिकल जोन्स कितने मैंने बोले? अभी 10 बोले, तो इसका आंसर क्या देगा? 10। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लेनेट? इसे भी आप हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट वन। तो किस फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोला जाता है? दैट अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को बोला जाता है, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्स फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसलिए अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी बोला जाता है, उससे इसकी उपाधि दी गई है, आपने ये भी याद रखना है। तो इधर हमारे समाप्त होते हैं आज के 20 क्वेश्चन। कल के लेक्चर में नेक्स्ट 20 हम डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा इन एडवांस, ठीक है। तो आज के यही थे 40 क्वेश्चन। अब आप बच्चों प्लीज़ जो मांगते हो, आप बार बार PDF जो मांगते हो ना, तो वो मुझे दिल से बुरा लगता है। कितना मैंने वीडियो बोली है तो आप उधर या सुनते नहीं हो, क्या आपकी प्रॉब्लम है? तो ये PDF मैं आपको गारंटी देता हूँ विद आंसर की आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा विद इन 3-4 डेज। जैसे ही 100 MCQ हमारे कवर अप होते हैं, उसी रात को मैं ये PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद प्रॉपर अपडेटेड आंसर, ठीक है। तो गाइज आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को इस लेक्चर के बारे में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के